हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इम्प्रेसिव लर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुषाण राजवंश को कवर करा था और आज के लेक्चर में हम यौधेय राजवंश को जानेंगे। देखिए, जब उत्तराखंड में कुषाण राजवंश राज कर रहा था तो उस समय और सभी जितने जो सामंत थे, जो राजा थे, वो कुषाण राजवंश के अधीन रहे थे। अब जब कुषाण वंश अपने पतन की ओर आ जाता है और समाप्त हो जाता है तो जो राजा होते हैं, अन्य जो सामंत रहते हैं, वो स्वयं को स्वतंत्र कर लेते हैं और इन्हीं स्वतंत्र हुए सामंतों में, राजाओं में जो प्रमुख राजा थे वो यौधेय राजवंश के शासक रहे थे। जिस समय उत्तराखंड में कुषाण राजवंश का शासन चल रहा था उस समय हरियाणा और सहारनपुर, जो हरियाणा का क्षेत्र है और सहारनपुर का क्षेत्र है, वहाँ यौधेय राजवंश शासन कर रहा था। अब जब कुषाण राजवंश का पतन हुआ तो उसके पश्चात इन यौधेय राजवंशों ने भी स्वयं को स्वतंत्र कर लिया और धीरे धीरे ये लोग भारत के अन्य क्षेत्रों में भी अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगे। इसी तरह ये लोग उत्तराखंड में भी आए और उत्तराखंड में भी राज करने वाली एक शक्ति के रूप में उभरे थे। तो यौधेय राजवंश कहाँ का राजवंश रहा था? यौधेय राजवंश हरियाणा और सहारनपुर का एक राजवंश रहा था जो कुषाणों के टाइम पीरियड पर राज करता था और कुषाणों के पतन के पश्चात इसने उत्तराखंड में अपने पांव पसारे। देखिए, जब कुषाण राजवंश का पतन हुआ उसके पश्चात ये यौधेय राजवंश उत्तराखंड में राज करने आया। ठीक है, अब होता क्या है ना कि जब उत्तराखंड में कुषाण राजवंश रह रहे थे तो उन राजवंशों के पतन का एक कारण ये यौधेय राजवंश भी रहे थे। यौधेय राजवंश ने ही उत्तराखंड में शासन कर रहे कुषाण राजवंश का पतन करा था। तो हरियाणा और सहारनपुर के क्षेत्र के यौधेय राजवंश ने कुषाणों के पश्चात उत्तराखंड में शासन करा। अब देखिए, जो यौधेय राजवंश की हमें उत्तराखंड में जानकारी मिलती है, ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो यौधेय राजवंश का शासन रहा वो इनकी मुख्य मुद्राएं हैं। तो इनकी मुख्य मुद्राओं के आधार पर हमने कहा कि उत्तराखंड में यौधेय वंश ने भी शासन करा था। उत्तराखंड के दो स्थान, ठीक है, उत्तराखंड के दो स्थान ऐसे हैं, दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां से हमें यौधेय राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो उत्तराखंड के उन दो क्षेत्रों को हम यहाँ पर जानते हैं जहां से हमें इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई है। देखिए, यौधेय वंश की जो हमें जानकारी मिलती है वो उत्तराखंड के कालोडांडा क्षेत्र से सर्वप्रथम प्राप्त होती है और ये जो कालोडांडा का क्षेत्र है ये वर्तमान के लैंसडाउन वाला क्षेत्र है। ठीक है, वर्तमान का जो लैंसडाउन वाला क्षेत्र है वो कालोडांडा का ही एक क्षेत्र है। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? जो पौड़ी जिले में पड़ता है। तो पौड़ी जिले से सर्वप्रथम हमें पौड़ी जिले से यौधेय वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात जो तराई और भाबर वाला क्षेत्र है, तराई और भाबर वाला जो क्षेत्र है जिसमें मुख्यतः देहरादून है, उस क्षेत्र से भी हमें यौधेय राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो यौधेय राजवंश की जो मुद्राएं हैं, जो हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है वो यौधेय राजवंशी मुद्राएं हैं जो उत्तराखंड के कालोडांडा क्षेत्र से, ठीक है, जो पौड़ी का क्षेत्र है, और तराई भाबर वाले देहरादून क्षेत्र से प्राप्त होती है। अब ये जो मुद्राएं हमें मिली हैं, जो दो क्षेत्र से, उत्तराखंड के दो क्षेत्रों से जो हमें मुद्रा मिली है, उन मुद्राओं में अलग अलग लिपियां हैं और उनमें भाषा का प्रयोग करा गया है। तो वो जो भाषा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो यौधेय राजवंश रहा था वो उत्तराखंड में राज करने वाला एक राजवंश रहा था। जो यौधेय राजवंश की हमें मुद्रा मिली है उनमें उनकी लिपि, ठीक है, सर्वप्रथम हम लिपि को जानते हैं। उनकी
जो यौधेय राजवंश की हमें मुद्रा मिली है उनकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यह बन सकता है कि यौधेय राजवंश की मुद्राओं में कौन सी लिपि है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। इसके अतिरिक्त कभी कभी आपसे यौधेय वंश की मुद्राओं की जो भाषा है, ठीक है, इसकी जो भाषा है वह भी पूछ ली जाती है। तो यौधेय राजवंश की जो भाषा रही थी वो प्राकृत भाषा रही थी। ठीक है, तो यौधेय राजवंश की लिपि ब्राह्मी लिपि थी और इनकी भाषा प्राकृत भाषा रही थी। अब देखिए, जो ये लिपि हमें मिली है ब्राह्मी लिपि, ठीक है, इस लिपि में यौधेय राजवंश की मुद्राओं में इस लिपि में लिखा गया है यौधेय गणस्य जय। ठीक है, तो इस लिपि में जो ये हमें लिपि मिली है, जो मुद्राएं मिली हैं, उन मुद्राओं से हमें यह पता चलता है कि यौधेय वंश का उत्तराखंड में शासन रहा और इसके नाम की जो हमें जानकारी मिलती है, जो यौधेय नाम की हमें जानकारी मिलती है, वो हमें इन मुद्राओं से ही मिलती है जिसमें लिखा गया है यौधेय गणस्य जय। ठीक है, तो इतना हमने जाना, जो इनकी लिपि है वो हमने जानी, इनकी भाषा हमने देखी, प्राकृत भाषा थी, और मुद्राओं में जो लिखा गया था यौधेय गणस्य जय, उसको हमने समझा। ठीक है, अब आगे हम जानते हैं कि जो उत्तराखंड में यौधेय राजवंश ने शासन करा, यौधेय राजवंश ने राज करा, उनके जो आराध्य देव थे, ठीक है, जो इनके आराध्य देव रहे थे वो कौन थे? ठीक है, तो यौधेय राजवंश के जो आराध्य देव रहे थे वो भगवान स्कंद रहे थे। ठीक है, यौधेय वंश के जो आराध्य देव रहे थे वो कौन रहे थे? वो भगवान स्कंद रहे थे, जिन्हें मुरुग्न भी कहा जाता है। ठीक है, मुरुग्न भी इन्हें कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो भगवान स्कंद हैं उनके द्वारा ही जो 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है वो इन्हीं के द्वारा कथित है, और भगवान स्कंद को ही देवताओं का सेनापति और विजय का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, विजय का देवता भी इन्हें कहा जाता है और देवताओं का सेनापति भी इन्हें कहा जाता है। अब देखते हैं आगे, जो यौधेय राजवंश रहा था उस राजवंश की जो हमें मुख्यतः जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जो उत्तराखंड था, उत्तराखंड में यौधेय वंश की जो हमें मुद्राएं प्राप्त हुई थी वो 2 स्थानों से प्राप्त हुई थी, जिसमें एक स्थान था देहरादून का स्थान। ठीक है, देहरादून के स्थान से, तो देहरादून के स्थान से ही हमें एक यौधेय वंशी शासक राजा सीलवर्मन की जानकारी मिलती है। कौन से राजा? राजा सीलवर्मन की हमें यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। तो राजा सीलवर्मन जो थे वो एक यौधेय राजवंश के शासक रहे थे, जिसकी जानकारी हमें देहरादून से मिल जाती है। देखिए, देहरादून का जो बाड़ावाला का क्षेत्र था, ठीक है, देहरादून का जो बाड़ावाला का क्षेत्र था, वहां से हमें क्या मिली? वहां से हमें एक यज्ञ वेदिका मिली थी। क्या मिली थी? एक यज्ञ वेदिका मिली थी। तो देहरादून के बाड़ावाला क्षेत्र से हमें एक यज्ञ वेदिका मिली, और जब इतिहासकारों ने इसका अध्ययन करा, इस यज्ञ वेदिका का अध्ययन करा, तो उन्होंने देखा कि ये जो यज्ञ वेदिका है ये 3री शताब्दी की है। ठीक है, तो यज्ञ वेदिका कौन सी शताब्दी की थी? 3री शताब्दी की थी, जिसका निर्माण यौधेय राजवंश के शासक सीलवर्मन द्वारा कराया गया था।
ठीक है, किसके द्वारा कराया गया था? राजा सीलवर्मन के द्वारा इस यौधेय राजवंश की जो मिली हमें यज्ञ वेदिका है उसका निर्माण तीसरी शताब्दी में कराया गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो तीसरी शताब्दी थी उस शताब्दी में उत्तराखंड में एक शासक राज करता था जो यौधेय राजवंश से संबंधित था, जिसका नाम राजा सीलवर्मन था। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब जो मुद्राएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं उन मुद्राओं से हमें जो यौधेय राजवंश था उसके साम्राज्य विस्तार की, राज्य विस्तार की भी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो दो जगह से, उत्तराखंड के 2 स्थानों से हमें यौधेय राजवंश की मुद्राएं प्राप्त हुई, जिसमें से एक स्थान था पौड़ी का और दूसरा स्थान था कहाँ का? देहरादून का। तो देखिए, पौड़ी जो पूर्व क्षेत्र में यौधेय राजवंश का जो साम्राज्य था वो पौड़ी तक फैला था, और दूसरा पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम में देहरादून क्षेत्र तक जो राज था वो यौधेय राजवंश का था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो यौधेय राजवंश रहा था उसका साम्राज्य विस्तार या फिर राज्य का जो विस्तार था वो पूर्व में पौड़ी से लेकर पश्चिम में देहरादून क्षेत्र तक रहा था। ठीक है, तो पूर्व में पौड़ी से लेकर पश्चिम में देहरादून क्षेत्र तक किसका साम्राज्य रहा था? यौधेय राजवंश का साम्राज्य रहा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यौधेय राजवंश भी उत्तराखंड में राज करने वाला एक महत्वपूर्ण राजवंश था जिसने कुषाणों का पतन किया और उत्तराखंड में अपना राज्य स्थापित करा। इसके पश्चात जो यौधेय राजवंश था, ठीक है, ये जो राजवंश रहा था उत्तराखंड में राज करने वाला यौधेय राजवंश जो रहा था, इसकी जो राजधानी रही थी, ठीक है, जो इसकी राजधानी रही थी वो सिंहपुर रही थी। जो इसकी राजधानी रही थी वो कहाँ रही थी? वो सिंहपुर रही थी। ठीक है, यौधेय राजवंश की राजधानी कहाँ रही थी? यौधेय राजवंश की राजधानी सिंहपुर थी। अब देखिए, इतिहासकारों ने इस सिंहपुर को लाखामंडल वाला क्षेत्र बताया है। ठीक है, जो देहरादून का लाखामंडल का क्षेत्र है उसे इतिहासकारों ने सिंहपुर बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो यौधेय राजवंश की राजधानी थी वो देहरादून का लाखामंडल वाला क्षेत्र रही थी। यहीं से हमें एक और जानकारी प्राप्त होती है कि जो यौधेय राजवंश था उसका एक शक्तिशाली शासक भास्कर वर्मन था। ठीक है, एक शासक का यहाँ पर नाम हमें देखने को मिलता है भास्कर वर्मन। ये जो भास्कर वर्मन था, जो शासक था यौधेय राजवंश का, वो यौधेय राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा था, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जिसकी जानकारी हमें लाखामंडल से ही मिल जाती है। लाखामंडल से ही हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। तो देखिए, यौधेय राजवंश की राजधानी सिंहपुर होने की और इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक या सबसे शक्तिशाली शासक भास्कर वर्मन होने की जो जानकारी हमें मिलती है वो लाखामंडल से ही मिल जाती है, जिसे लक्षेश्वर भी कहा जाता है। तो लाखामंडल और लक्षेश्वर से हमें राजधानी की और भास्कर वर्मन के एक शक्तिशाली शासक होने की जानकारी मिल जाती है। इसके अतिरिक्त इस लाखामंडल अभिलेख में हमें 12 यौधेय शासकों के नाम देखने को मिल जाते हैं। तो 12 यौधेय शासकों की जो हमें जानकारी मिलती है वो इस लाखामंडल देहरादून से हमें देखने को मिल जाती है। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पर जानी जो हमें लाखामंडल अभिलेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम हमने जाना इनकी राजधानी सिंहपुर थी, जो लाखामंडल देहरादून का एक क्षेत्र रहा था। इसके पश्चात हमने देखा कि जो भास्कर वर्मन था वो
यौधेय राजवंश का सबसे प्रतापी शासक रहा था और इसके पश्चात जो 12 यौधेय शासकों की हमें जानकारी मिली थी वो कहाँ से मिली थी, वो इस लाखामंडल या फिर लक्षेश्वर अभिलेख से, या मैं कहूँ लाखामंडल क्षेत्र से मिली हुई थी। ठीक है, इतना हमने समझा। तो देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो यौधेय शासक रहे थे वो कुषाण राजवंश के पश्चात उत्तराखंड में आए और उन्होंने उत्तराखंड में शासन करा था। यौधेय राजवंश के पश्चात उत्तराखंड में 2 अन्य राजवंशों का उदय देखने को मिला, जिसमें एक राजवंश था गुप्त राजवंश और इसके पश्चात नाग राजवंश इसमें दूसरा राजवंश रहा था। तो इन दोनों राजवंश को भी हम यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं। तो यौधेय राजवंश के बाद जो हम राजवंश जानेंगे वो होगा गुप्त राजवंश। तो गुप्त राजवंश की इतनी जानकारियाँ हमारे उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम जानते हैं गुप्त राजवंश को। गुप्त राजवंश और नाग राजवंश, इन दोनों ही राजवंश को हम यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं। तो इन दोनों राजवंश को हम जानते हैं। तो उत्तराखंड में जो यौधेय राजवंश था, उस राजवंश के पश्चात जो राजवंश आया वो था गुप्त राजवंश। देखिए, उत्तराखंड में ही नहीं, उस समय पूरे भारत में गुप्त राजवंशों के शासकों का राज चल रहा था और उत्तराखंड का जो तराई वाला क्षेत्र था, ठीक है, उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र था उन क्षेत्रों में भी गुप्त राजवंश का शासन रहा था। ठीक है, जो तराई वाले क्षेत्र हैं उनसे हमें यह जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड में गुप्त राजवंश ने राज करा था। ठीक है, उत्तराखंड का जो तराई वाला क्षेत्र था वहाँ यौधेय राजवंश के पश्चात गुप्त राजवंश का शासन चला था, जिसकी जानकारी हमें प्रयाग, ठीक है, जिसकी जानकारी हमें प्रयाग अभिलेख से मिल जाती है। तो प्रयाग अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि यौधेय वंश के पश्चात उत्तराखंड में राज करने वाला जो राजवंश रहा था वो गुप्त राजवंश रहा था। इस गुप्त राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, जो इसकी राजधानी थी वो कहाँ थी, वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो गुप्त राजवंश की जो राजधानी रही थी वो पाटलिपुत्र रही थी। इसके पश्चात ये जो राजवंश था वो प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजवंश रहा था। महत्वपूर्ण राजवंश रहा था। देखिए, ये जो गुप्त राजवंश था उसने भारत में 275 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन करा था। तो 275 ईस्वी से 455 ईस्वी तक जो शासन रहा था वो किसका रहा था, वो गुप्त राजवंश का रहा था। इस प्रकार कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि जो गुप्त राजवंश का काल था, जो इनका समय काल था, वो स्वर्ण समयकाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्वर्ण समयकाल से भी इस राजवंश के काल को जाना जाता है। ठीक है, जो गुप्त राजवंश था उसका जो समयकाल था, जो उनका राज करने का टाइम पीरियड था, वो 275 ईस्वी से 455 ईस्वी तक माना जाता है। और इसी गुप्त राजवंश के काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो भारत का स्वर्ण काल रहा था वो इन गुप्त राजवंश का स्वर्ण काल था। अब इसके पश्चात जो इसका संस्थापक था, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। जो इस राजवंश का संस्थापक था वो श्रीगुप्त था।
तो गुप्त राजवंश का जो संस्थापक रहा था वो कौन था? वो श्रीगुप्त था। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। जो वास्तविक संस्थापक इसका माना जाता है, वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था और इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि जो इनकी भाषा रही थी, जो गुप्त वंश की भाषा रही थी वो कौन सी रही थी? तो गुप्त राजवंश की जो भाषा रही थी वो संस्कृत थी। ठीक है, गुप्त राजवंश की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। इसके अलावा अगर इनके धर्म की बात करूं तो ये जो गुप्त राजवंश था, इनके जो लोग रहे थे वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को अपनाते थे। तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो लोग थे वो गुप्त राजवंश के शासक रहे थे। ठीक है, तो गुप्त राजवंश के शासक कौन रहे थे? गुप्त राजवंश के शासक का जो धर्म था वो हिंदू था, बौद्ध धर्म था और जैन धर्म रहा था। इससे पूर्व इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत रही थी और साथ ही साथ जो इसका संस्थापक था वो श्रीगुप्त रहा था। लेकिन जो इसका वास्तविक संस्थापक रहा था वो चंद्रगुप्त रहा था। और यौधेय राजवंश के पश्चात उत्तराखंड में के तराई जो क्षेत्र हैं वहाँ गुप्त राजवंश के शासकों ने राज करा था, जिसकी जानकारी हमें प्रयाग अभिलेख से मिल जाती है। इसके अतिरिक्त जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है उससे भी हमें गुप्त राजवंश की जानकारी मिल जाती है। देखिए जो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, प्रयाग, समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त ने कार्तिकेयपुर या फिर कृतपुर राज्य का वर्णन करा है। तो समुद्रगुप्त ने भी अपनी प्रयाग प्रशस्ति में कृतपुर या फिर कार्तिकेयपुर राजवंश का, कार्तिकेयपुर क्षेत्र का क्या करा है? उल्लेख करा है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से भी हमें उत्तराखंड के गुप्त राजवंश की जानकारी मिल जाती है। अब देखिए गुप्त राजवंश के बाद जो दूसरा राजवंश उत्तराखंड में राज कर रहा था जिसने, वो था नाग राजवंश। तो अब जानते हैं हम नाग राजवंश के बारे में। देखिए ये जितने भी राजवंश हैं, जो ये छोटे छोटे यौधेय राजवंश हैं या फिर गुप्त राजवंश हैं या फिर नाग राजवंश हैं, ये सभी उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण राजवंश नहीं हुए थे। यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक इन राजवंशों ने राज नहीं करा था, जिस कारण हमारे पास इसके ऐसे साक्ष्य नहीं हैं जो यह बताएं कि ये राजवंश एक महत्वपूर्ण राजवंश उत्तराखंड में राज करने वाला रहा था। तो इसलिए हम इसके छोटे छोटे जो मेन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन्हें ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं हम अपने नाग राजवंश को। तो नाग राजवंश की सबसे पहले इनका नाग राजवंश की जो जानकारी है, जो इसके प्रमाण हैं, वो कहाँ से मिले हैं इसको हम समझते हैं। देखिए भारत में, पूरे भारत में ही नाग राजवंश ने राज करा था, जिसमें से कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ इनका वंश, जहाँ इनका जो राज था वो काफ़ी लंबे समय तक चला। लेकिन इन नाग राजवंश की जो हमें जानकारी मिलती है, जो इनके राज करने के जो प्रमाण मिलते हैं, वो सर्वाधिक मात्रा में कश्मीर के अनंतनाग जिले से मिल जाते हैं। तो कश्मीर के अनंतनाग जिले से हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है या इनके राज करने के प्रमाण मिल जाते हैं। देखिए अनंतनाग जो है वो एक
प्रमाण, ठीक है। वो एक शासक रहा था नाग राजवंश का, जिस कारण कश्मीर के एक जिले का नाम अनंतनाग था। तो जो नाग राजवंश के भारत में राज करने का जो प्रमाण है वो सबसे ज़्यादा मिले हैं हमें कश्मीर के अनंतनाग से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कश्मीर में भी नाग राजवंश का शासन रहा था। इसके अतिरिक्त नागालैंड हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया और नागपुर हो गया, ठीक है, नागपुर क्षेत्र हो गया। और इसके अतिरिक्त जो उत्तराखंड का क्षेत्र था वहाँ भी नाग राजवंश ने शासन करा था। तो कश्मीर, नागालैंड, नागपुर और उत्तराखंड के क्षेत्र में नाग राजवंश ने शासन करा था। अब हम यहाँ पर उत्तराखंड को लेकर चल रहे हैं। तो उत्तराखंड में जो नाग राजवंश के शासन करने के जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो दो प्रकार के हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो नाग मंदिर हैं और कुछ अभिलेखों से हमें यह जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड में भी नाग राजवंश का शासन रहा था। तो कुछ अभिलेख हो गए, ठीक है, जो अभिलेख हैं। इसके अतिरिक्त जो नाग मंदिर हैं वहाँ से हमें यह जानकारी मिल जाती है कि उत्तराखंड में भी नाग राजवंश का शासन रहा था। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम नाग राजवंश के प्रथम साक्ष्य की, जो है अभिलेख, ठीक है। तो अभिलेख उत्तराखंड के ही चमोली के गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। तो उत्तराखंड में नाग राजवंश के राज करने की जो सर्वप्रथम जानकारी हमें मिलती है वो चमोली के गोपेश्वर क्षेत्र से मिले त्रिशूल अभिलेख से मिल जाती है, ठीक है। कहाँ से मिलती है? त्रिशूल अभिलेख से मिल जाती है। तो चमोली के गोपेश्वर का जो त्रिशूल अभिलेख है वहाँ से हमें सर्वाधिक मात्रा में नाग राजवंश के राज करने की जानकारी मिलती है। इसी त्रिशूल अभिलेख से, जो चमोली का त्रिशूल अभिलेख है, वहीं से हमें नागवंश के 4 राजाओं की जानकारी मिलती है और उन 4 राजाओं के नाम हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो 4 राजाओं के नाम मैं यहाँ पर लिखते हुए चलता हूँ। देखिए, जो सबसे पहला नाम हमें त्रिशूल अभिलेख से मिलता है वो है स्कंद नाग का, ठीक है। स्कंद नाग का सर्वप्रथम हमें नाम यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अतिरिक्त विभुनाग, अंशुनाग और अंतिम गणपति नाग, ठीक है। गणपति नाग का भी हमें यहाँ से नाम देखने को मिलता है। तो चमोली के गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख से हमें 4 राजाओं के नाम या फिर 4 नाग शासकों के नाम देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है स्कंदनाग का, दूसरा नाम है विभुनाग, तीसरा है आशुनाग और चौथा है गणपति नाग। तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि त्रिशूल अभिलेख से किन चार शासकों के या फिर नाग राजवंशों के नाम देखने को मिलते हैं, तो वो हो जाएगा स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। देखिए, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन में ये पूछेगा कि त्रिशूल अभिलेख से किस शासक या फिर किस नाग राजवंश के शासक का नाम नहीं मिला है, ठीक है, नहीं मिला है पूछेगा। और 3 ऑप्शन आपके यहाँ से होंगे और 1 ऑप्शन वो अपना दे देगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है चमोली के गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख से, जिसमें से वो पूछ सकता है कि जो नाग राजवंश था उसके किन शासकों का नाम हमें चमोली के गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख से देखने को मिला है, ठीक है। इसके साथ साथ जो ये अभिलेख था, जो चमोली के त्रिशूल अभिलेख था, वहाँ से हमें एक अन्य जानकारी भी मिल जाती है। देखिए, जो अभिलेख है चमोली के गोपेश्वर का जो अभिलेख है, वहाँ से यह जानकारी भी मिलती है कि 1191 में नेपाल के एक शासक अशोक चल्ल का आक्रमण हुआ था।
और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें मिल जाती है चमोली के गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख से। ठीक है, तो चमोली के त्रिशूल अभिलेख से हमें अन्य जानकारी क्या मिली कि 1191 ईस्वी में, ठीक है, 1191 ईस्वी में नेपाल के एक शासक, नेपाल के शासक अशोकचल के आक्रमण की जानकारी, ठीक है, आक्रमण की जानकारी हमें मिल जाती है। तो आप त्रिशूल अभिलेख से समझ गए होंगे कि त्रिशूल अभिलेख से हमें 4 नाग राजवंशों के 4 नाग शासकों का नाम देखने को मिला है, स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। इसके अतिरिक्त 1191 में नेपाल के एक शासक का आक्रमण हुआ जिसका नाम था अशोकचल, जो इसकी जानकारी हमें त्रिशूल अभिलेख से मिल जाती है। देखिए, पहला हमने अभिलेख कवर करा। अब हम जानते हैं जो उत्तराखंड के नाग मंदिर हैं, ठीक है, जो उत्तराखंड के नाग मंदिर हैं जहां से हमें नाग राजवंशों की जानकारी मिलती है। तो उत्तराखंड के 3 नाग मंदिरों से हमें नाग राजवंशों की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, उत्तराखंड के 3 नाग मंदिर ऐसे हैं जिनसे हमें नाग राजवंश की जानकारी मिलती है। देखिए, उत्तराखंड में जो नाग मंदिर है वहाँ से भी हमें इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारे नाग मंदिर हैं, लेकिन क्या है कि जो हमें नाग राजवंश के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, जो हमें नाग राजवंश के राज करने के जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें उत्तराखंड के 3 मंदिरों से मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नाग मंदिर है बेरीनाग का। ठीक है, बेरीनाग पिथौरागढ़ का जो नाग मंदिर है, ठीक है, बेरीनाग पिथौरागढ़ का जो नाग मंदिर है वहां से सर्वप्रथम हमें नाग राजवंश की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो दूसरा नाग मंदिर हमें देखने को मिलता है वो है सैममुखैम मंदिर। सैममुखैम, ठीक है, मंदिर। जो दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है वो है सैममुखैम मंदिर, जो है टिहरी में। ठीक है, जो दूसरा हमें नाग मंदिर के साक्ष्य, नागवंश के साक्ष्य देखने को मिले हैं वो मिले हैं सैममुखैम मंदिर टिहरी से। और तीसरा जो है वो है चंपावत का नाग मंदिर, चंपावत का नाग मंदिर। ठीक है, चंपावत का नाग मंदिर है। तो 3 नाग मंदिर, बेरीनाग, पिथौरागढ़ का नाग मंदिर, सैममुखैम मंदिर, टिहरी और चंपावत का नाग मंदिर है। ठीक है, अब ये जो चंपावत का नाग मंदिर है, ठीक है, जो चंपावत का नाग मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण 1663 ईस्वी में, ठीक है, 1663 ईस्वी में कल्याण चंद्र द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो 3 नाग मंदिर से हमें उत्तराखंड में नाग राजवंशों की जानकारी मिल जाती है। तो उत्तराखंड में जो नाग राजवंश हैं उसके हमें 2 साक्ष्य मिले हैं, अभिलेख और दूसरा नाग मंदिर। अभिलेखों में जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है कौन सा? गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख। और नाग मंदिर में हमें 3 मंदिर देखने को मिलते हैं, बेरीनाग पिथौरागढ़ का मंदिर, सैममुखैम मंदिर टिहरी और तीसरा है हमारा चंपावत का नाग मंदिर, जिसका निर्माण 1663 ईस्वी में कल्याण चंद्र ने कराया था। तो हमने आज के लेक्चर में 3 राजवंशों को, उत्तराखंड में राज करने वाले 3 वंशों को, यौधेय राजवंश, चंद्रगुप्त राजवंश और नाग राजवंश के बारे में कवर करा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।